नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। घर खरीदने वालों को दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में और राहत मिलने की संभावना है। आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दिवालियापन कानून में कुछ नए बदलाव प्रस्तावित कर रहा है, जिससे घर खरीदने वालों को ज्यादा सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे, भले ही उन्होंने समय पर अपना क्लेम दाखिल ना किया हो। काम की बात यह है कि समय पर दावा ना कर पाने पर भी हक नहीं छिनेगा। दरअसल बहुत से रियल एस्टेट दिवालियापन मामलों में देखा गया है कि कंपनी की बुक्स में होम बायर्स का पैसा दर्ज होता है, लेकिन कई खरीदार समय पर दावा दाखिल नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वे रेजोल्यूशन प्लान से बाहर हो जाते हैं और पैसे वापस मिलने की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाती है। तो नए बदलाव क्या होने वाले हैं, होम बायर्स के हित और मजबूत कैसे होंगे, समझेंगे नादिया सारगुरों से, जो कि एसोसिएट पार्टनर है एमजीएम लीगल की। नादिया जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। होम बायर्स के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें कि कोई होम बायर दावा समय पर फाइल नहीं कर पाता है, तो नए नियम उसके अधिकार को और पैसे को कैसे सुरक्षित करेंगे। कई खरीदार समय पर प्रक्रिया समझ नहीं पाते हैं, क्या सिर्फ कंपनी की बुक्स में नाम दर्ज होना काफी होगा? पहली मुश्किल तो यही आइडेंटिफाई की गई है कि दावा जो है, जो क्लेम है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में टाइम पर फाइल नहीं किया जाता। और ये इसलिए भी है कि बहुत सारे घर धारकों को अपने राइट्स नहीं मालूम होते हैं, या जब तक उनको रियलाइज होता है कि एक बिल्डर अभी एक्चुअली दिवालिया हो चुका है, उनका वो टाइम फाइलिंग निकल जाता है। आईबीसी के अंदर 14 दिन का टाइम होता है पब्लिक नोटिस में, और फिर वो प्रोसेस जो है आगे चला जाता है जब तक कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर नहीं होती, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो अब इस प्रोसेस और प्रपोजल से ये कहा गया है कि चाहे दावा फाइल हो या ना हो, अगर एक बिल्डर के बुक्स में, कंपनी के रिकॉर्ड्स में एक अलॉटी का, एक होम बायर का, एक घर धारक का नाम लिखा गया है और बताया गया है कि पैसे दे दिए गए हैं या क्या पैसा ड्यू है और क्या अमाउंट्स है, तो उसका हित सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पर है, जो ये सारे बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा और सारे अलॉटीज, वर्ड अलॉटी यूज किया गया है, मतलब जिनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर इशू हो चुका है, चाहे वो घर रजिस्टर हुआ हो या ना हुआ हो, वो सारे अलॉटीज जो है वो बेसिकली उनको सुरक्षित किया जाएगा और उनका जो है हित, उनका जो है क्लेम, आईआरपी की जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आए, ताकि एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पता चले कि हाँ 20 जनों ने क्लेम फाइल किया है, बट 50 अलॉटीज है जो ये बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जिनके क्लेम्स जो है उनको अपने कंसिडरेशन में लेके वो एक रेजोल्यूशन प्लान फाइल करे। तो क्लेम फाइल होना जरूरी नहीं है, बट हाँ ये धारा ये जरूर कहती है कि आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अलॉटी दर्ज किया जाना चाहिए। नादिया जी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जेडीएज, रिसीवेबल्स और अटैच्ड एसेट्स की जानकारी खुलकर ना देने से जो पारदर्शिता की कमी थी, क्या नए बदलाव इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? और अगर डेवलपर गलत या अधूरा डेटा देता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी या एस्केलेशन मैकेनिज्म होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने बहुत सारे इंसॉल्वेंसीज जो अभी भी, जैसे जेपी इंफ्रा, यूनिटेक, बहुत सारे इंसॉल्वेंसीज जो चल रहे हैं उसमें जेडीए के इश्यूज काफ़ी आए हुए हैं और ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को अपने माध्यम से वो जो उनका क्लेम है, वो जो फाइल हो चुका है, वो अफेक्ट हो जाता है विद जेडीएस कमिंग इन। और एक और इशू ये हो जाता है कि कई बार वो जेडीए के माध्यम से एक्चुअल ओनर जो है उसके पास तो सेलिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। तो इन धाराओं से आईबीबीआई ने बेसिकली एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी है ऑन द आईआरपी अगेन, कि वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जब बना रहा हो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। अब तक के ये देखा गया है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बिल्ड की जाती है, और क्या रिसीवेबल्स है, क्या एसेट्स है, कौन जेडीएज है, कितने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, उनका खुल के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं किया जाता।
इसके अलावा एक और इशू ये है कि जब ये इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं की जाती, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फाइल करता है वो भी इन सारी चीज़ों को ना कंसिडर करते हुए एक रेजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल करता है जो आगे जाके फेल हो जाता है। तो ये प्रपोजल आने से एक ट्रांसपेरेंसी का दरवाजा जरूर खुल गया है, बट आपका कहना ये भी सही है कि आईआरपी को अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो आईआरपी ये इंफॉर्मेशन डाल ही नहीं पाएगा और उसका कोई हिसाब से करेक्ट रिफ्लेक्शन इन प्रपोजल्स में नहीं आया है। लेकिन फिर हमको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा जहां पे अगर ओनर्स, कॉर्पोरेट डेटर्स या रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जिनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तो उनके अगेंस्ट एक नॉन कोऑपरेशन की एप्लीकेशन एनसीएलटी के आगे दर्ज होती है अंडर 19(2) विच स्टेट्स दैट ये हमको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, हमने ये इंफॉर्मेशन इनसे टाइम एंड अगेन मांगी हुई है। नादिया जी, सीओसी में बैंक ना होने पर टॉप 5 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बुलाने का नियम है, क्या ग्राहकों की आवाज को वाकई ये मजबूत करेगा? क्या इससे रेजोल्यूशन प्लान होम बायर्स के हित में ज्यादा संतुलित होगा? इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि होम बायर्स का जो है हित स्ट्रेंथन हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दी गई है, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर्स दिए गए हैं और उन्हें व्यूज एक्सप्रेस करने का पावर दिया गया है जो आगे जाके अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो तो एनसीएलटी कंसिडर कर सके। बट फ्रॉम दिस इट्स एन अटेम्प्ट टू सी दैट जहाँ पे अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है सच एज होम बायर्स, एक थर्ड पर्सन व्यू उस सीओसी मीटिंग में होना जरूरी हो। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस वजह से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो 5 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनका एक व्यू पॉइंट लिया जा रहा है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है एज ऑब्जर्वर्स। सो एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल व्यू के हिसाब से ये है, बट वोटिंग राइट्स अभी तक उसमें कास्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि ये नए बदलाव लागू होने के बाद जो चल रहे केस हैं या पुराने इंसॉल्वेंसी मामले हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या ये सिर्फ नए केसों पर लागू होगा या फिर पुराने और चल रहे केसों पर भी होम बायर्स को इसका लाभ मिलता दिखेगा? अब इस डिस्कशन पेपर में थोड़ी एम्बिग्विटी जरूर है कि ये पुराने इंसॉल्वेंसीज पे लागू होगा या नहीं होगा, और नए इंसॉल्वेंसीज पे तो डेफिनेटली लागू होगा अगर ये अमेंड हो जाए। बट पुराने इंसॉल्वेंसीज की कॉम्प्लेक्सिटी अलग से, वो अब एक रेलेवेंट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो उसको एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई करने में अपने खुद के चैलेंजेस होंगे। प्लस ये जो धारा आई है उसमें भी डिटेल्ड गाइडलाइंस हमको जरूर लगेगी टू डिफरेंशिएट, या एक हिसाब से जिनके क्लेम्स आ गए हैं, जिनके क्लेम्स नहीं आए हैं, जिनका नाम ऑलरेडी अलॉटेड है बट वो कभी क्लेम आगे लेकर आएंगे ही नहीं, तो ये सारी चीजें कैसे प्ले आउट करेगी उसके लिए सपोर्टिंग गाइडलाइंस या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स इन धाराओं के साथ बहुत सारा क्लैरिटी लेकर आएगी। बिल्कुल, यानी जाहिर तौर पर घर खरीदारों के अधिकारों को और अधिक मजबूती मिलेगी आईबीसी के इन नए बदलावों के बाद, खासकर उन लोगों को जो किसी कारण से क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। आईआरपीज की जवाबदेही बढ़ाई गई है। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिडको के एमडी विजय सिंघल से खास चर्चा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं नवी मुंबई की। नवी मुंबई को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेवलप करने की तैयारी हो रही है। नवी मुंबई को मेडी सिटी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहां तक कि इंफ्रा डेवलपमेंट के साथ ही पानी जैसी बुनियादी जरूरत की आपूर्ति को लेकर आधुनिक हेतावने वाटर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से को बना रही कंपनी एफकॉन ने 3.2 मीटर डायमीटर में एक महीने में 777 मीटर टनलिंग का नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। तो नवी मुंबई के डेवलपमेंट को लेकर मैंने बात की सिडको के वीसी और एमडी विजय सिंघल से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। विजय सर, मैं तो चाहूँगा कि आप ही बताएं कि ये जो पानी की समस्या है, लोगों को टैंकर मंगाने पड़ते हैं, दिक्कतें होती हैं, ये कैसे सॉल्व होंगी, और ख़ासकर नवी मुंबई में ये जो प्रोजेक्ट एक एफकॉन के साथ आप कर रहे हैं और भी कई कंपनीज उनमें इन्वॉल्व हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है?
नमस्कार। जैसे अगर हम सिडको को देखें, सिडको नवी मुंबई एरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें कि सबसे पहले आपने देखा ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका कि इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 25 दिसंबर से यहाँ पे फ़्लाइट शुरू हो रही है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक नया शहर बसा रहे हैं, नैना नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। ये करीब 24,000 हेक्टेयर पर नया शहर बसेगा, जिसका कि काम रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे काम चल रहे हैं, जैसे एरो सिटी है, हम यहाँ पे इंटरनेशनल एजू सिटी भी ला रहे हैं, मेडी सिटी भी ला रहे हैं, इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क ला रहे हैं। तो ये जो नवी मुंबई एरिया में जो बहुत वॉर स्किल पे जो काम चल रहे हैं, तो इसकी वजह से डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब लोग भी रहने के लिए आएंगे तो इसके लिए लोगों के लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को देखते हुए हमने पूरा प्लानिंग की है कि 2050 तक यहाँ पर कितनी लोक संख्या होगी, उसके हिसाब से हमको पानी कितना चाहिएगा। तो हमारे 2050 तक टोटल अगर पानी की रिक्वायरमेंट देखें तो करीब 1275 MLD हमको पानी चाहिए। अब उसके हिसाब से हमारे पास आज पानी अवेलेबल कितना है और आगे हम क्या क्या फेजेस वाइज कर सकते हैं, उसका हमने एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। जैसे अभी आपने पूछा हेतवने वाटर सप्लाई है, हेतवने वाटर सप्लाई की कैपेसिटी आज 250 MLD है, उसको ऑगमेंट करके हम 350 MLD तक ले जा रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 1.5 साल से चल रहा है, जो कि करीब 2400 करोड़ की लागत से है, जिसमें ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जो कि हम डैम से पानी टनल के माध्यम से ला रहे हैं। करीब 29 किलोमीटर की टनल है, जिसमें कि 12 किलोमीटर की आपका ट्रीटेड वाटर टनल है, 13 किलोमीटर की आपका रॉ वाटर टनल है, उसके साथ 270 MLD का फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये सब काम वॉर फुटिंग पे चल रहे हैं और मुझे कहते हुए गर्व भी होगा कि सारे के सारे काम टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में इस समय डिले नहीं है। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो सिडको के अधिकार क्षेत्र में कितना एरिया है, पानी की क्षमता आपके पास कितनी है और कितनी रिक्वायरमेंट है? देखो, सिडको के अभी अधिकार क्षेत्र में हमारा टोटल अगर हमारा एरिया देखें तो करीब 344 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें कि जो पूरा सिडको का शहर बसा हुआ है, जो 1970 में जब हमको जो मैंडेट दिया गया था, जो एरिया दिया गया था, आज भी उतना ही एरिया है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ वो अभी ज़्यादा हुआ, क्योंकि अभी शुरू में तो अभी जैसे वाशी वेलापुर भी हम लोगों ने बनाया हुआ है शहर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जैसे टैगलाइन है वी मेक सिटीज़, हम शहर बनाते हैं, दैट इज़ आवर टैगलाइन। तो हमने वाशी वेलापुर बना के हमने कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया। पनवेल में भी हम लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया, खारगर में भी काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो ऐसे कई सारे नोड हैं, कड़मोड़ी है, नेरुल है, वाशी है, एंड तलौजा है या द्रोणागिरी है। तो यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन बसी हुई है, उसके हिसाब से हमको जो करीब करीब अभी इस समय जो पानी की रिक्वायरमेंट है 200 ऑड MLD जो है, उसके हिसाब से अभी हमको पानी एक 2-3 स्कीम से हमको उपलब्ध हो रहा है। तो वो हमको पानी हम लोग पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ये टनल में वाटर लाइन डालना, ये आई थिंक इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है, टनल बोरिंग मशीन के ज़रिए चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि क्यों ओवरहेड लाइन में दिक्कतें आ रही थी, क्यों अंडरग्राउंड लाइन आपने ली? देखिए, ये टनल बोरिंग मशीन और टनल के माध्यम से पानी लाना अपने आप में 2 खर्चिक है, एक कॉस्टली है, बट इसमें ईजीनेस यही है कि एक तो जो ज़मीन संपादन के जो लोगों के इश्यूज आते हैं, तो वो उसमें लोगों का विरोध नहीं रहता। नहीं तो कभी कभी ज़मीन संपादन अगर नहीं हो पाया तो अननेसेसरी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तीसरा, ये ग्रेविटी मेन से है। तो ग्रेविटी मेन से आपने अगर जो कि करीब 80 से 100 मीटर नीचे हम लोग टनल खोदते हैं, तो आराम से ग्रेविटी मेन से यहाँ पर पानी आता है। जैसे हमने भी इसमें क्या किया है कि जो टनल की जो लंबाई है वो करीब 29 किलोमीटर के करीब लंबाई है। तो इसमें ये काम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जिस स्पीड से काम चल रहे हैं, और स्पीड ही नहीं है, इसको देखते हुए आपको सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, आपको लोगों की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, बाकी कुछ नुकसान नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक इंजीनियरिंग मार्वल जिसको बोलते हैं, वो काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पानी की समस्याएं डेफिनेटली एक आने वाले समय में नहीं रहेगी। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, कब शुरू किया था आपने और कब तक ख़त्म करेंगे? ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन ये 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सिडको ने हाउसिंग में काफ़ी काम किया है और भारत में हाउसिंग की शॉर्टेज भी है, ज़ाहिर तौर पर सिडको का काम शानदार है। तो नवी मुंबई में हाउसिंग को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? सिडको को एक सबसे बड़ा मैंडेट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है वो तो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, जिससे कि लोगों को एक
एक वाजबी दर, जिसको कहते हैं ना किफ़ायती दर में लोगों को घर मिल सके। सो हम ऑलरेडी अब तक करीब 1.5 लाख घर तो ऑलरेडी बना के लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल जो हम बना रहे हैं करीब 67,000 घर बना रहे हैं, और इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब आप कंपैरिजन कर सकोगे कि प्राइवेट जो डेवलपर हैं उनसे भी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं। और हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी देखोगे आपको L&T है, कैपेसाइट है, शाहपुर जी पालन जी है, जो कि एक काफ़ी नामवंत जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पे काम करा रहे हैं। 67,000 में से करीब करीब हमने अभी इसी साल हमने करीब 25,000 घर की लॉटरी निकाली थी, उसमें से हमारे 10,000 घर यहाँ पे बिके भी जा चुके हैं। अभी दूसरी लॉटरी हम इसमें जल्दी ही निकालने वाले हैं। अभी दूसरी लॉटरी फिर 20-22,000 इसकी निकालेंगे। बाकी 67,000 मेरे घर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही डिमांड आते ही उसके बाद हम अगले वर्ग भी बनाना चालू कर सकेंगे। जो सिडको का लक्ष्य है अफोर्डेबल हाउसिंग, रीजनेबल प्राइस पे देना, अच्छी लोकेशन पे देना, और जो मेन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सबर्ब रेलवे स्टेशन इनके पास में हो, वो ध्यान में रखते हुए TOD प्लेसेस में हम ये कर रहे हैं। ये जो 67,000 घर के आप जिक्र कर रहे हैं, किन लोकेशंस में है और इनका टिकट साइज क्या है? देखो ये वाशी में है, नेरुल में है, तलोजा में है, खारगर में है, सानपाड़ा में है, सारी प्रोमिनेंट लोकेलिटी है। तो ये 67,000 घर हैं मेरे जो फेज वाइज में आ रहे हैं। ये सारे घर मुझे 2028 तक कंप्लीट हो जाएंगे। कि जो घर का साइज है कि जो कि एक नॉर्मल पर्सन को जैसे उपलब्ध होना चाहिए 1 BHK टाइप है, वो 322 स्क्वायर फुट का घर है, जिसकी की कीमत 26 लाख से शुरू होती है। तो जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी अफोर्डेबल है। दूसरा 2 BHK टाइप है, जिसको कि LIG बोलते हैं, उसका साइज करीब 550 स्क्वायर फीट के आसपास है। सो डिपेंड्स कि किसका कैपेसिटी के हिसाब से वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द हाउसेज। कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज़ मुंबई में हैं, जो लोग यहाँ रहते भी हैं वो नौकरी करने वहाँ जाते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुका है। एयरपोर्ट ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें कि 2 रनवे हैं। हमारा एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है उससे डबल कैपेसिटी है, करीब 9 करोड़ प्रवासी क्षमता, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। जब एयरपोर्ट आ चुका तो ऑब्वियसली इसके बाजू में सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी, बिग कॉर्पोरेट पार्क, मॉल्स, होटल्स ऑटोमेटिकली आएंगे। सो अब अभी हम जैसे उसके लिए हम एरो सिटी बना रहे हैं। करीब 270 हेक्टेयर पे हमारा एरो सिटी है, ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है। उसके लिए हमने इंटरनेशनल लेवल का ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट भी कर चुके हैं। शायद अगले 15 दिन में हमको इंटरिम रिपोर्ट आने के लिए हम आगे टेंडर भी इशू करेंगे, जिसको होटल बनाना है, मॉल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, हाई एंड रेजिडेंशियल है, या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जिससे कि उनको चाहिए उसके लिए यहाँ पे जगह उपलब्ध हो सके, तो एरो सिटी आ रहा है। दूसरा जैसे मैंने बोला कमर्शियल आप एक्टिविटीज़ के लिए बोल रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क ला रहे हैं जो करीब 155 हेक्टेयर में खारगर में है। सो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क इज़ अ न्यू BKC बट मच बेटर BKC बिकॉज ये प्लान्ड होगा पूरा की पूरा। सो उसका भी हमारा डिटेल्ड प्लानिंग और मास्टर प्लान ऑलमोस्ट तैयार है। तो वो भी हम इसके लिए जो कि यहाँ पे के कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे, अगेन मॉल होंगे, माइस सेंटर होगा, कन्वेंशन सेंटर होगा, हाई एंड रेजिडेंशियल होगा, इवन अफोर्डेबल जिसको चाहिए वो होगा। तो ये बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी इस एरिया में आने वाली है। तो उसके साथ जैसे मैंने बोला अभी मेडिसिटी है, हम एक कंसेप्ट 100 हेक्टेयर पर मेडिसिटी भी ला रहे हैं कि जो कि जैसे हमने एजुसिटी में भारत फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ बुलाया, हम चाहते हैं कि 100 हेक्टेयर में दुनिया के टॉप मोस्ट मेडिकल सर्विसेज हमको जितनी भी स्पेशलाइज्ड और वर्ल्ड फेमस है वो यहाँ पे उपलब्ध हो सके। जैसे अभी कैंसर के मामले में वर्ल्ड फेमस क्या है, स्लोन जो US में है कि वो स्लोन है, तो हम चाहते हैं कि भाई स्लोन का कैंपस एक ब्रांच यहाँ आ जाए। ऐसे ही कार्डियोलॉजी, ऑर्थो ये भी यहाँ आ जाए। उसमें आपका मेडिकल कॉलेज भी होगा, वेलनेस सेंटर भी होगा, नर्सिंग सेंटर भी होगा। तो ये और उसके साथ वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस दिस इंस्टीट्यूट भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे नवी मुंबई एरिया में एक साथ आ रही हैं। ये जो तस्वीर आपने पेश की है, इस तस्वीर को हम मूर्त रूप में या वास्तविक रूप में कब तक देखेंगे? जैसे अभी इंटरनेशनल एजुसिटी के जनवरी में ही MOUs हुए थे डावोस में। अगले 4 महीने में केंद्र सरकार ने 5 यूनिवर्सिटीज़ को LOI प्रदान भी कर दिए। उसके लिए माननीय शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर खुद आए। उसके अलावा हमने इसका टेंडर भी ऑलरेडी इशू कर दिया। तो आप गति देख सकते हैं। अभी आप एयरपोर्ट का है, अगर आप मुझसे पूछें, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरा जो खुद का परसेप्शन है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि अक्टूबर में इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 25 दिसंबर को पहली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। पर ये सत्य है, मतलब कि ये कभी इतना सोचा नहीं था हो जाएगा। लेकिन अभी सोच सकते हो कि हम लोग
स्टेट गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री की मार्गदर्शन में कितना स्पीड से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कॉरपोरेट पार्क है, उसके लिए हम ऑलरेडी, मेरी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट फाइनल है, अगले 3 वीक में हम उसके लिए भी टेंडर इशू करके जिनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वो कर देंगे। उसी जगह एरो सिटी के भी हैं, लॉजिस्टिक पार्क का भी वही सिचुएशन है। तो आप देखोगे ये वॉर फुटिंग पे काम चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हम साथ में ला रहे हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मेट्रो है, रोड्स हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी लास्ट ही हमारा मेट्रो जो कि दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो है, वो प्रपोजल ऑलरेडी कैबिनेट पे जा चुका है। शायद मुझे लग रहा है अगले 2 वीक में कैबिनेट इसको अप्रूवल दे देगी। हमारा प्रपोजल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो करीब 34 किलोमीटर की लाइन है जो कि एक 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। तो वो भी हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रकल्प जो कि नैना सिटी है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि करीब 240 स्क्वायर किलोमीटर पे, जो कि 2013 में राज्य सरकार ने हमको मंजूरी दी थी। अभी तक हमने केवल TPS 12 में मंजूरी ली करीब 42 स्क्वायर किलोमीटर पर एक्चुअली उसके रोड डेवलपमेंट के काम अभी शुरू हो चुके हैं। तो ये भी इस चीज़ की गति आ चुकी है। सो मतलब ये एक नैना शहर जो कि एक सपनों का शहर, जेन्युइनली मतलब दिस विल बी द प्लान्ड डेवलपमेंट। जब हम एक ग्रीन फील्ड जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी प्लान डेवलपमेंट करते हैं। तो वो भी हमने काम, रोड के काम शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि हमारा रोड को अगर देखें तो रोड में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ में पानी की वाटर यूटिलिटी है, सीवेज यूटिलिटी अंडरग्राउंड है, इवन इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी अंडरग्राउंड है। उसके साथ साथ OFC केबल जो कि अपना वायर के लिए, टेलीफोन के लिए चाहिए, वो सब भी अंडरग्राउंड है विद अ प्ले एंड प्लग सिस्टम इन दैट प्लॉट। तो मतलब आपको बार बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइन अगर बाई चांस खराब भी है तो आपको वहाँ पे होल दिया जाएगा, वहाँ से आपको चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन हम लोगों ने किया है विद अ गुड लाइक साइकिल ट्रैक, विद अ गुड फुटपाथ। इवन मीडियन में भी हमने मेट्रो की व्यवस्था की है, फ्यूचरिस्टिक देखते हुए कि वहाँ तक हम मेट्रो भी लेके जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने नैना में यहाँ पे किया हुआ है। इवन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, इवन जो फॉरेस्ट ट्रेल होगी वो दैट विल बी द कंटिन्यूअस कंसेप्ट। वहाँ भी वॉक टू वर्क है कि वो सिटी कैसा बनाएंगे जो कि 10 मिनट में या 8 मिनट में आप अपने घर से अपने वर्क तक पहुंच सके, उस तरह का कंसेप्ट करके एक नैना जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है और उनका एक संकल्प है कि इस 3rd मुंबई को जो हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा बनाएंगे, वो ध्यान में रखते हुए हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारा वॉर फुटिंग पे चल रही हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया, जो तस्वीर पेश की है, एक विज़न के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप 3rd मुंबई बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी वो हमें वास्तविक रूप में देखने को मिलेगी। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।